ये जमीन पर सबसे नापसंद की जाने वाली जगह है। एक ऐसा रेगिस्तान जो इंसानी जिंदगी से तकरीबन खाली है, लेकिन फिर भी यहाँ एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना बनाया जा रहा है जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच समंदर से 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 40% ऊंचा यह टेलीस्कोप जब पूरा होगा तो यह हमारी यूनिवर्स के दूर दराज प्लेनेट्स को हमारी आंखों के मुकाबले में 5,200 गुना ज्यादा करीब से देख सकेगा और ये इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 15 गुना ज्यादा क्लियर होंगी। पर जमीन की सबसे सूखी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अटाकामा डेजर्ट अंटार्कटिका के बाद दुनिया का सबसे सूखा इलाका है, जहाँ कुछ ऐसे हिस्से पाए जाते हैं जहाँ इतिहास में एक बार भी बारिश की बूंद नहीं पड़ी। ये टेलीस्कोप टाइम में पीछे जाकर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स को कैसे देख सकेगा। मतलब जैसे दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने में ये टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की क्या मदद कर सकता है। और सबसे बढ़कर वैज्ञानिकों और कंस्ट्रक्शन टीम को अटाकामा डेजर्ट की ऊंचाइयों में एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े डोम की कंस्ट्रक्शन के समय किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन फ्रंट पर 1,000 किलोमीटर तक फैला हुआ यह है चिली का अटाकामा डेजर्ट। अंटार्कटिका के बाद यह दुनिया की सबसे सूखी जगह मानी जाती है। यहाँ प्रकृति के ऐसे अनोखे रंग हैं जिन्हें शायद हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ ज्वालामुखी बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। इसके अलावा डेथ वैली, नमक से भरे हुए हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले रेगिस्तान और फॉग का ऐसा सिलसिला पाया जाता है जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। पर एक चीज जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है वह यहाँ नहीं मिलती, पानी। अटाकामा डेजर्ट का लैंडस्केप ही कुछ ऐसा है कि यहाँ बारिश नहीं पड़ती। यहाँ तक कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में एक बूंद की भी शक्ल नहीं देखी। इन सारी चीजों को देखते हुए अटाकामा डेजर्ट किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं है और शायद इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने मार्स रोवर की टेस्टिंग भी यहीं पर की थी। चिली की राजधानी सैंटियागो से 1,300 किलोमीटर दूर और करीबी शहर से 130 किलोमीटर के फासले पर समंदर की सतह से 10,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर यह असाधारण प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो इंसानियत को स्पेस में दूसरी दुनिया को देखने का मौका देगा। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसे ESO भी कहा जाता है, इस स्पॉट पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना रही है जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या फिर शॉर्ट में एलीट का नाम दिया गया है। जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू भी नहीं हुई थी, इसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इसे यह नाम क्यों दिया गया। इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर लगाया जाएगा जिसका डायमीटर न सिर्फ 39 मीटर बड़ा होगा बल्कि यह अभी तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 4 गुना बड़ा होगा। यह आईना इंसानी आंख से 10 करोड़ गुना ज्यादा रोशनी जमा कर सकता है, पर शर्त यह है कि इसके ऊपर मिट्टी का एक कण भी ना गिरे। इससे बचने के लिए टेलीस्कोप को एक बहुत बड़े स्टील डोम से कवर किया जाएगा जिसका वजन लगभग 2,400 ट्रक्स जितना है, यानी लगभग 6,000 टन। इस डोम पर 2 बहुत बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे जो दिन के वक्त बंद रहेंगे। ये डोम इतना ऊंचा है कि इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी खड़ा हो सकता है। और फैलाव की बात करें तो इसके अंदर एक पूरी फुटबॉल फील्ड बनाई जा सकती है। इसके नीचे एक हाईटेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्री घुमाने के काबिल बनाता है ताकि रात को आसमान के किसी भी हिस्से को देखना आसान हो। ये सोचने की बात है कि दुनिया के इस खाली इलाके में जहां आसपास मीलों दूर कोई आबादी नहीं, कंस्ट्रक्शन टीम ने इस पेचीदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे की होगी, खास तौर पर जहां ना सड़कें थी, न बिजली और न ही पानी। इस प्रोजेक्ट के लिए ESO ने सबसे पहले यूरोप में ही काफी जगहों का परीक्षण किया, लेकिन आखिरकार उनको साउथ अमेरिका की इस लोकेशन को चुनना पड़ा। ESO यूरोप की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 देशों के मेंबर्स शामिल हैं। ESO के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि ELT के लिए इस जगह को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। सबसे पहला यह कि उन्हें टेलीस्कोप के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर ना हो। इसका कारण है लाइट पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि रात के वक्त भी अधिकतर शहरों के ऊपर रोशनी होती है और अगर ऊपर बादल हो तो वह भी साफ नजर आते हैं। ये रोशनी हजारों लाइट ईयर्स दूर किसी सितारे की रोशनी से तो काफी ज्यादा ही होती है जो टेलीस्कोप से जनरेट होने वाले इमेज को खराब कर सकती है। पर इस तरह की बहुत सारी लोकेशंस खुद यूरोप में भी पहाड़ों पर मौजूद हैं। तो फिर साउथ अमेरिका की इस लोकेशन को ही क्यों चुना गया? LT को सिर्फ लाइट पॉल्यूशन से बचाना ही काफी नहीं, साफ आसमान का होना भी बहुत जरूरी है। यूरोप में ज्यादातर ट्रॉपिकल मौसम रहता है जिसकी वजह से अधिकतर वहाँ बादल होते हैं, पर अटाकामा डेजर्ट क्योंकि दुनिया के सबसे सूखे टुकड़ों में से एक है, तभी यहाँ साल के 365 दिनों में से 320 दिन बादल नहीं होते। ये दूर दराज गैलेक्सीज को देखने के लिए बहुत जरूरी है। 2010 में ESO की टीम ने अलग अलग जगह पर टेस्ट की और आखिरकार उन्हें अटाकामा डेजर्ट की यह लोकेशन सबसे सही लगी। 3,000 मीटर ऊंचा पहाड़ जिसे सेरो आर्मेजोन्स कहा जाता है। पर समस्या यह थी कि दूसरे पहाड़ों की तरह यह काफी नुकीला पहाड़ था, यानी इस पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करना इस कंडीशन में संभव नहीं था। इसलिए इस पहाड़ की चोटी को काटकर 7 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एरिया सीधा करना बहुत जरूरी था। इमेजिन करें कि 3,000 मीटर ऊंचा नुकीला पहाड़ और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान बनाना। यह काम एक्सकेवेटर्स की मदद से करना बहुत मुश्किल भी था और खतरनाक भी। इसलिए 2014 में कंस्ट्रक्शन टीम ने एक्सप्लोसिव्स की मदद हासिल की। पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सुराख करके एक्सप्लोसिव्स डाले गए और रिमोट कंट्रोलर के जरिए उनको फाड़ दिया गया।
इस प्रोसेस में पहाड़ के ऊपर का एक 100 मीटर हिस्सा उड़ा दिया गया, जिसमें 47 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी मौजूद थी। ये इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि इससे 1911 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। मिट्टी और पत्थर हटाने के बाद ऊपर के हिस्से को सीधा किया गया और टॉप तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया। निर्माण के दौरान अनोखी समस्याएं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहाड़ के ऊपर 7 फुटबॉल फील्ड जितना सीधा मैदान तो बन गया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ गई। एक ऐसी समस्या जिससे ELT की कंस्ट्रक्शन अगले 5 साल तक रुकी रही। इंजीनियरिंग टीम ने देखा कि पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सिंक होल्स बन रहे हैं। वे इनको दोबारा से भरते, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद कई स्पॉट्स खुद धंस जाते। ये LT की फाउंडेशन डालने के रास्ते में खड़ा होने वाला सबसे बड़ा चैलेंज था। असल में जो एक्सप्लोसिव्स डालकर पहाड़ के टॉप को उड़ाया गया था, उसने पहाड़ के कोर को काफी नुकसान पहुंचाया था। पत्थरों में क्रैक्स पड़ गए और जगह जगह से मिट्टी अंदर धंसने लगी। हर कुछ महीनों के बाद अंदर पत्थरों में मूवमेंट होती और फिर नए सिंक होल्स बन जाते। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने इस मैदान में कई ड्रिल्स किए और वाइब्रेशन की मदद से आर्टिफिशियली जमीन को स्टेबल किया, ताकि जितने सिंक होल्स बनने हैं वे एक बार में ही बन जाएं। फाइनली वाइब्रेशन वाला तरीका काम कर गया और सिंक होल्स में भराई करके एक बार फिर से पहाड़ के टॉप को प्लेन कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 साल लग गए। अब अगला पड़ाव था ELT की फाउंडेशन डालने का। ये कोई मामूली फाउंडेशन नहीं होने वाली थी। एटाकामा डेजर्ट का यह हिस्सा सिस्मिकली एक्टिव जोन है, जहां भूकंप आना बहुत आम है। टेलीस्कोप के महंगे पार्ट्स को भूकंप से बचाने के लिए फाउंडेशन को ऊपर वाले डोम से अलग रखा गया। फाउंडेशन और डोम के बीच कई हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं, जो भूकंप के झटकों को मेटल के डोम और उसके अंदर टेलीस्कोप मिरर तक नहीं पहुंचने देते। 2023 में फाउंडेशन का काम पूरा हुआ और अब बारी थी टेलीस्कोप के लाजवाब डोम की। डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे बेस कैंप में ही बनाया गया। उसके बाद इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए इन रिमोट कंट्रोल ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक एक करके स्टील फ्रेम को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाते थे। ऊपर पहुंचने के बाद क्रेन्स ने इन विशालकाय स्ट्रक्चर को ऐसे आपस में जोड़ दिया जैसे लेगो ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है। एटाकामा डेजर्ट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए रोड्स का नेटवर्क काफी हद तक पहले से बना था, क्योंकि ELT साइट से 20 किलोमीटर दूर ही ESO का एक दूसरा टेलीस्कोप भी मौजूद है, जिसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप या फिर VLT कहा जाता है। तो ELT के लिए इन्हीं रोड नेटवर्क को सेरो आर्माजोन्स तक एक्सटेंड करके ले जाया गया। LT को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने के पीछे है इसका मिरर, जो कि 39 मीटर बड़ा है। फिलहाल इस बड़े मिरर को काबू करने के लिए डोम के अंदर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और ये खुद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस फ्रेम के ऊपर खड़ा 39 मीटर का आईना, ये कुल 800 छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसका काम स्पेस से आने वाली किसी भी लाइट को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाना है। M2 से यह लाइट M3 और फिर M4 तक जाएगी। M4 इमेज को ज्यादा शार्प बनाएगा और इस काम के लिए डोम पर लगी ताकतवर लेजर बीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर्स आमतौर पर ऐसी वेवलेंथ्स पर सेट की जाती हैं जो 90 किलोमीटर आसमान में सोडियम एटम्स को एक्साइट कर देती हैं, जिससे वे चमकने लगते हैं और एक आर्टिफिशियल स्टार बन जाता है। टेलीस्कोप इस आर्टिफिशियल सितारे को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करता है, ताकि रियल टाइम में यह पता लगाया जा सके कि एटमॉस्फेयर किस तरह से रोशनी को डिस्टॉर्ट या धुंधला कर रहा है। जब एटमॉस्फेयर में मौजूद डिस्टॉर्शन का पता लग जाता है, तो फिर आसानी से टेलीस्कोप के इमेज में मौजूद धुंधलेपन को खत्म कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को एडेप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं। M4 से इमेज का धुंधलापन खत्म करने के बाद ये लाइट M5 तक जाती है और यहाँ पर इमेज को ठीक करके प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। LT ऐसा पहला टेलीस्कोप होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट्स की डायरेक्ट फोटोग्राफ्स ले सकेगा। वे प्लैनेट्स जिनमें जिंदगी के आसार होने की संभावना है। इन एक्सोप्लैनेट्स के जरिए हमें यह मालूम पड़ सकता है कि उन प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर कैसा है, और एटमॉस्फेयर से पता लगेगा कि वहां पर पानी है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन, या फिर कोई ऐसी जीव प्रजाति तो नहीं जो अर्थ की तरह पॉल्यूशन पैदा कर रही हो। ELT के इतने बड़े मिरर की वजह से इसमें काफी ज्यादा लाइट जमा हो पाएगी और इसके जरिए हम यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में भी देख सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि लाइट की एक फिक्स स्पीड है और ये उससे ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम यूनिवर्स के पास्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी सीधी सादी एग्जाम्पल है हमारे सूरज की पहली किरण। रोजाना जब सूरज निकलता है तो असल में हम सूरज के पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगाती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पीछे भी देख सकता है, यानी उसका मिरर उन धीमी लाइट्स को भी कैप्चर करता है जो यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पहले निकली थी और आज वह हबल तक पहुंची है। इसके विपरीत LT का 39 मीटर बड़ा आईना हबल टेलीस्कोप से भी 10 करोड़ साल पीछे की लाइट को भी देखने के काबिल है, यानी 1350 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। साइंटिस्ट्स के हिसाब से बिग बैंग, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स बनी थी, वह 1380 करोड़ साल पहले हुआ था।
इसका मतलब यह हुआ कि एलटी यूनिवर्स की पैदाइश के 30 करोड़ साल बाद वाला मंजर भी कैप्चर कर सकता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि एलटी बेशक ही काफी बड़ा है, लेकिन यह सिर्फ आइनों पर आधारित टेलीस्कोप्स में सबसे बड़ा होगा, जबकि रेडियो टेलीस्कोप्स में एक बहुत बड़ी डिश होती है, जैसा कि गोल्डन आई में है। आइनों के बजाय ये टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स के जरिए पास्ट में देखते हैं और फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग के जरिए उनकी तस्वीर बनाई जाती है। पर डायरेक्टली देखने में एलटी अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होने वाला है। बात की जाए इस पर आने वाले खर्चे की, तो एलटी पर रोमांचक तौर पर 160 करोड़ डॉलर का खर्चा एस्टिमेट किया गया है। ये करीब उतना ही खर्चा है जितना दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में लगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईएलटी की कंस्ट्रक्शन 2029 में समाप्त होगी। पूरी तरह तैयार होने के बाद शायद यह हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब दे पाए कि क्या वाकई हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, या फिर हजारों लाइट ईयर्स दूर अर्थ जैसे किसी प्लैनेट्स पर भी जिंदगी बसती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।